इस वीडियो में आपको बहुत से इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नंबर 1, आखिर इन बादलों के पास में इतनी ज्यादा पावरफुल लाइटिंग आती कहां से है? नंबर 2, क्या यह लाइटिंग डायरेक्ट इंसान या जानवरों पर गिर सकती है? नंबर 3, यह एक सबसे बड़ा मिथ है, अरे जल्दी से अपना फोन बंद कर लो वरना फोन पर लाइट गिर जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है वह भी जानेंगे। नंबर 4, यह जो थंडर लाइटिंग है यह जमीन पर ही क्यों पड़ती है? नंबर 5, क्या इस थंडर लाइटिंग को सेव किया जा सकता है बैटरी में, और किया जा सकता है तो कितने दिनों तक यह हमारी अर्थ की डिमांड को पूरी कर सकती है? और आखिर में इस लाइटिंग से हम बच कैसे सकते हैं? और इस लाइटिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा जो आपको हैरान कर देने वाले होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इतना इंटरेस्टिंग वीडियो देखने से पहले आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दोगे। आपको पता है जितने लोग हर साल बहुत ज्यादा बारिश की वजह से या बाढ़ या तूफान की वजह से मरते हैं, उससे कई ज्यादा लोग इस आसमान वाली बिजली के गिरने से मर जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बाढ़ से बचने के हमारे पास में फिर भी कुछ ना कुछ समाधान है, लेकिन इस आसमान वाली बिजली का हमारे पास में कोई खास सोल्यूशन नहीं है। यह कहाँ पर गिरेगी, कब गिरेगी और कितने पावर से गिरेगी, इसके बारे में हमारे पास में कोई प्रिडिक्शन नहीं है। बस इससे बचने के छोटे मोटे तरीके हमारे पास में जरूर है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इन बादलों के पास में इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। आपको पता है इन बादलों के पास में 300 मिलियन वोल्टेज और 30,000 एम्पियर तक का करंट होता है, जहां हमारे घरों में 4 से 5 एम्पियर के करंट में सब इक्विपमेंट रन कर जाते हैं, और यह 4-5 एम्पियर करंट ही बहुत है हमारे मरने के लिए। तो अब यह 30,000 करंट तो आप सोच लो क्या कर सकता है। यदि आपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का नाम सुना है तो बस इसी की वजह से सब कुछ होता है इन बादलों में। यदि आपने कभी नोटिस किया हो तो जब कभी आप अपनी कार में ड्राइव करके आते हो और जैसे ही कार के बाहर आकर कार की जो मेटल बॉडी है उसको टच करते हो तो एक छोटा सा स्पार्क क्रिएट होगा वहां पर, क्योंकि आपकी गाड़ी जो एयर फ्रिक्शन है उससे चार्ज हो जाती है, और हम जमीन पर पैर रखकर जैसे ही उसको टच करते हैं तो वह डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसा ही बादलों में होता है। जब बादलों के पास में बहुत सारा पानी होता है तो हवा की वजह से बादल बहुत स्पीड में ट्रेवलिंग करते हैं, और जो पानी की छोटी छोटी बूंदे हैं वह हवा के संपर्क में आने से चार्ज हो जाती है। अब आप कहोगे कि ये छोटी छोटी बूंदे क्या कर पाएगी? जो बादल जमीन पर लाइटिंग को स्ट्राइक करता है उसकी लंबाई लगभग 12 से 13 किलोमीटर होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल लंबाई। अब इतने बड़े विशालकाय बादल में क्या प्रोसेसिंग होती है वह अपन देखते हैं। इस बादल में नीचे की तरफ जो जमीन से पानी ऊपर उठता है वह रहता है, और इस पानी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यानी यह वाटर वेपर की फॉर्म में ही रहता है। और जो बादल का ऊपरी हिस्सा होता है जो लगभग 12 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर इतना ठंडा पानी होता है कि उसका टेम्परेचर -35 डिग्री तक पहुँच जाता है। अब बादल में क्या होता है कि ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव होता है और नीचे का हिस्सा नेगेटिव होता है, और आपको पता होगा जब पानी गर्म होता है तो ऊपर की तरफ उठता है, तो सेम बादल में भी ऐसा ही होता है। जो नीचे वाला पानी गर्म होता है वह ऊपर उठता है, और जब पानी 0 डिग्री को क्रॉस करता है तो यह पानी आइस क्रिस्टल में बदलना शुरू कर देता है, और बादल का जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर ऑलरेडी बर्फ जम चुकी है, तो बर्फ जमते ही पानी का वजन बढ़ जाएगा और वह पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो ऊपर से पॉजिटिव और नीचे से नेगेटिव बीच में आकर एक दूसरे से टकराते हैं, और यहाँ पर हल्की फुल्की लाइटिंग होती है जिसकी हमें ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देती है, सिर्फ ऐसी लाइट ही दिखाई देती है। अब जब यह वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं तो बीच में यह और ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, और इनके पास में ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। अब बादल का जो निचला हिस्सा होता है उसके पास में इतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं कि उसको बैलेंस करने के लिए वह इधर उधर भागता है। जैसा कि कुमार विश्वास जी ने कहा है कि धरती की बेचैनी को सिर्फ बादल ही समझ सकता है, तो यही असली बेचैनी होती है। हमारी जो अर्थ है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बादल का नेगेटिव और अर्थ का पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बीच में हवा आ जाती है। अब आपको पता है हवा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेड कंडक्टर है। अब यह बेचैनी कैसे खत्म की जाए फिर? तो इस बादल के नीचे की तरफ इतना नेगेटिव चार्ज होता है कि यह अपने आसपास में बहुत बड़ा फील्ड जनरेट कर लेता है। अब फील्ड जनरेट करते करते ये बहुत नीचे की तरफ आ जाता है। अब नीचे आते आते रास्ते में यह इलेक्ट्रिसिटी यही देखती है कि जमीन में संपर्क में आने से पहले उसे कोई ऊपर ही ऐसा मिल जाए जो उसको जमीन के अंदर तक पहुंचा दे। तो यह कोई ऊंचाई पर पेड़ को देखती है, या फिर कोई मोबाइल टावर, या इसको कुछ ऐसा मिल जाए जो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर हो। तो जैसे इसको पेड़ मिल जाता है जो अच्छी खासी ऊंचाई पर है, तो यह पेड़ को पकड़ के डायरेक्ट ग्राउंड हो जाती है और जमीन में समा जाती है और पेड़ की बैंड बजा देती है। अब यह लाइट का फंडा तो समझ में आता है, पर यह इतनी आवाज क्यों करता है भाई? इसके पीछे रीजन यह है कि जो लाइटिंग होती है ना, इसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, और इसके आसपास में जो भी हवा होती है वह इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ठंडी होती है।
तो आपको पता ही है जब कोई गर्म चीज ठंडे के संपर्क में आती है तो वह बहुत ज्यादा आवाज करती है। तो यह जो लाइटिंग जिसको शॉक वेव भी बोल सकते हैं, यह हवा के संपर्क में आती है तो हवाएं बहुत ज्यादा स्पीड में एक्सपेंड करती है, जिससे बहुत ज्यादा ह्यूज साउंड क्रिएट होती है। अब बात यह आती है कि यह इलेक्ट्रिसिटी जमीन पर जाकर ही क्यों शांत हो पाती है। ऐसा क्या है हमारी अर्थ में? तो यह अर्थ ही है जो कितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारा मोल्टन मेटल भरा पड़ा है और उस मेटल को चार्ज करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो जितना भी चार्ज होता है वह समेट लेता है। वैसे यह लाइटिंग डायरेक्ट किसी पर्सन पर नहीं गिरती है, क्योंकि हमारा जमीन से डायरेक्ट संपर्क तो होता है लेकिन जमीन के अंदर हमारा कोई संपर्क नहीं रहता और यह लाइटिंग जमीन के अंदर जाना चाहती है। और यदि किसी इंसान के ऊपर यह लाइटिंग गिर गई तो उसके हाथ पैर फट जाएंगे, क्योंकि यह जो लाइटिंग है यह हाथ पैरों को फाड़ के जमीन के अंदर एंटर करेगी। लेकिन इंसान से ऊंचे पेड़ पौधे होते हैं तो यह उनको ही पहले हिट कर जाती है। ऐसा नहीं है कि यह डायरेक्ट इंसान पर नहीं गिरती है, इंसान पर भी गिर जाती है, लेकिन जब कोई खाली मैदान होता है वहां पर जब कोई पेड़ पौधा ना होके जब कोई इंसान ही होता है तो। लेकिन यह लाइटिंग जिस पेड़ पर गिरती है उसके आसपास में यह हाई करंट फैल जाता है जमीन के अंदर, जिसकी वजह से इसके संपर्क में कोई भी आता है वह खत्म हो जाता है। लेकिन यह हाई करंट बहुत ही कम टाइम के लिए अवेलेबल रहता है, सेकंड के भी बहुत से छोटे से हिस्से में। अब अपन यह जानते हैं कि यह जो लोग कहते हैं कि जब बारिश हो रही होती है या थंडर लाइटिंग होती है तो कहते हैं कि फोन बंद कर लो, किसी से कॉल पर बात नहीं करनी चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इस बात में कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कॉल पर बात करते हो और आपके ऊपर लाइटिंग गिर जाएगी, उसके पीछे थोड़ी और ही साइंस है जिसको हम समझते हैं। यदि आपके पास में एक स्मार्टफोन है तो आपके ऊपर बिजली नहीं गिर सकती, ना के बराबर चांस है। लेकिन यदि आप लेड लाइन यूज कर रहे हो तो आपके लिए खतरा हो सकता है। मान लो यदि किसी टावर पर बिजली गिरती है जिससे वह लेड लाइन जुड़ा हुआ है तो उस लेड लाइन के वायर के थ्रू आपके पास में हाई करंट पहुंच सकता है। लेकिन इसके भी बहुत कम चांस है, क्योंकि मोबाइल टावर के ऊपर एक कॉपर की रोड लगी रहती है जो इस थंडर लाइटिंग को जल्दी से जमीन के अंदर भेज देती है। लेकिन यदि आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हो जो वायरलेस है, उस केस में आप पर बिजली गिरने के कोई भी चांस नहीं है। जो मोबाइल टावर होता है उसके सिग्नल हमारे चारों तरफ फैले रहते हैं और जो आसमान वाली बिजली होती है वह भी अपना फील्ड जनरेट करती है आसपास में। लेकिन यह जो मोबाइल टावर का फील्ड होता है यह इस थंडर लाइटिंग के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि यह इस लाइटिंग को अट्रैक्ट कर पाए। और दूसरा इसका रीजन यह भी है कि यदि मोबाइल टावर पर लाइटिंग गिरती है तो उससे हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे और टावर के बीच में कोई वायर से कनेक्शन नहीं है। जो भी कनेक्शन है वह वायरलेस है, तो हमसे कोई संपर्क इस लाइटिंग का नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो सकता है और उसके भी ना के बराबर चांस है। और यदि आपके पास में कोई भी चीज का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको मोबाइल फोन की भी जरूरत नहीं है, उसके बिना ही आपके ऊपर बिजली गिर सकती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह इस थंडर लाइटिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं क्या इस थंडर लाइटिंग को सेव किया जा सकता है। देखिए, यह जो लाइटिंग होती है इसके पास में बहुत ज्यादा ही एनर्जी होती है। 1 बिलियन जूल एनर्जी इसके पास में होती है जब यह एक बार स्ट्राइक करती है तब। यदि इसको किलोवाट आवर में चेंज करें तो लगभग 300 किलोवाट आवर की पावर इसमें होती है, यानी 3 लाख बिजली की यूनिट जितनी पावर यह जनरेट करती है एक बार में। और पूरी धरती पर एक साल में यह लाइटिंग लगभग 30 लाख बार स्ट्राइक करती है। तो इतनी ज्यादा पावर को यदि हम सेव कर पाए तो हमें हमारी धरती पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में एक्स्ट्रा बच जाएगी। लेकिन यह जो थंडर लाइटिंग है यह 1 सेकंड के बहुत से छोटे से हिस्से में स्ट्राइक कर जाती है जमीन पर, क्योंकि यह तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और आपको पता है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। तो इतने कम टाइम में इसको सेव कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी धरती पर ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं है जो इतनी ज्यादा पावर को इतने कम टाइम में स्टोर कर सके। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, यह जो आसमान वाली बिजली होती है यह एसी होती है या डीसी या कुछ और? कमेंट्स में जरूर बताना। अब अपन बात करते हैं इस लाइटिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आपको पता है यह इलेक्ट्रिसिटी यदि किसी पेड़ पर गिर जाती है तो उसके आसपास में जो कोई भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ फिर बहुत जल्दी होती है। और क्यों होती है उसके लिए गूगल पर सर्च कर लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा फिर। यदि यह लाइटिंग किसी बीज पर गिरती है तो यह बीज की मिट्टी के साथ में रिएक्शन करके कांच के गिलास जैसा कुछ बनाती है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो। और आपको पता है यह
मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा होता है और इसका नाम है फल्गुराइट। तो यदि आप कभी किसी बीच पर हो और वहाँ पर गिर जाए लाइटिंग तो इसको लेकर खिसक लेना, सोने के भाव की तरह बिकता है यह भी। यदि यह लाइटिंग उड़ते हुए एयरप्लेन पर गिर जाती है तो उसके अंदर बैठे लोग एकदम सेफ रहेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एयरप्लेन की जो बाहर की सरफेस होती है वह इस लाइटिंग को एयरप्लेन पर स्ट्राइक करने के बाद में जमीन पर पास कर देती है और एयरप्लेन आराम से आगे बढ़ता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि हम इस लाइटिंग से बच कैसे सकते हैं। देखिए, यह बात तो सच है कि यह लाइट कहाँ पर गिरेगी इसकी हमारे पास में कोई प्रिडिक्शन नहीं है, बस हम अंदाजा लगा सकते हैं और उन चीजों से हम दूर हो सकते हैं। यदि जब भी बारिश होती है और लाइटिंग होती है तो सबसे पहले तो आप पेड़ के पास में ना खड़े रहें और पेड़ से कम 150 मीटर की दूरी बनाकर ही खड़े रहें, क्योंकि यह पेड़ के थ्रू जब अंदर जाती है लाइटिंग तो यह आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा हाई करंट पैदा कर देती है और ज्यादातर लोग इसी वजह से मर जाते हैं। डायरेक्ट लाइटिंग तो बहुत ही कम लोगों को हिट कर पाती है। पता नहीं कुछ लोगों को भगवान का वरदान होता है, उनको लाइटिंग हिट भी कर जाती है तो भी उनका कुछ नहीं होता। पर ध्यान रखना, पूरी धरती पर 700-800 करोड़ की जनसंख्या में से सिर्फ 1-2 इंसान ही है ऐसे, और हम उनमें से नहीं है। अब यह महाशय हैं, इनके ऊपर 12 बार लाइटिंग स्ट्राइक कर चुकी है लेकिन अभी तक इनका कुछ नहीं कर पाई। यदि आपके पास में बहुत ज्यादा लाइटिंग हो रही है तो आप कार को बंद करके बैठ सकते हो। कार पर यदि लाइटिंग हिट भी कर जाती है तो यह लाइट होती है, यह कंडक्टर के सरफेस होता है उसी पर फ्लो करती है, तो यह कार की बाहर की साइड को टच करके डायरेक्ट जमीन के अंदर ग्राउंड हो जाएगी और आपको कुछ भी नहीं होगा। अक्सर खुले मैदानों या खाली मैदानों में ही लाइटिंग ज्यादा स्ट्राइक होती है, तो खाली मैदानों में लाइटिंग के समय आपको नहीं रहना चाहिए। और जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर भी लाइटिंग ज्यादा गिरती है, क्योंकि पहाड़ जमीन से काफी ऊंचाई पर होते हैं और यह लाइटिंग अभी मैंने बताया कि जो भी इसको सबसे पहले मिलता है उसके थ्रू यह डिस्चार्ज हो जाती है। तो ऐसी जगह पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पानी का जो कोई भी सोर्स होता है उसके पास में भी आपको नहीं रहना चाहिए, जैसे कोई तालाब, नदी, वहाँ पर भी लाइटिंग ज़्यादा स्ट्राइक होती है। और अपने घरों को लाइटिंग से बचाने के लिए आप अपने घरों पर एक कॉपर की रोड लगा सकते हो और उस रोड को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर ग्राउंड कर सकते हो। ध्यान रहे, कॉपर की रोड ऐसी हो जो इतनी ज़्यादा हाई करंट को सहन कर सके, क्योंकि यह जो कॉपर की रोड होती है यह इलेक्ट्रिसिटी को लो रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करती है, जिससे यह लाइटिंग और ज़्यादा स्पीड में जमीन में चली जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इस रोड के ऊपर आपके घर का कुछ भी टच ना हो, क्योंकि जब लाइटिंग होगी तो पूरे के पूरे घर में यह हाई करंट फ्लो होगा। और मोबाइल टावरों पर ही यही कॉपर की रोड लगी रहती है, मोबाइल टावरों को बिजली से बचाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत से डाउट भी आपके क्लियर हुए होंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।